हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लीगल लाइफ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगती है। और इस वीडियो में आपको सीपीसी से रिलेटेड एक इंट्रोडक्शन क्लास जो मैंने पहले पढ़ाई थी वो इसकी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी, तो उसको जरूर देखें आप। उसमें सीपीसी का मैंने पूरा ट्रायल के बारे में जिक्र किया है। तो कैसे हैं आप लोग, आज हम पढ़ेंगे सीपीसी के सेक्शन 1 के बारे में। मतलब इसमें टोटल 158 सेक्शन मिलते हैं और ऑर्डर मिलेंगे हमको 51। ऑर्डर मतलब इसकी जो प्रोसेस है, सेक्शन में दिए गए केवल रूल और ऑर्डर में दिए गए हमें पूरा उसका प्रोसेस। तो सबसे पहले हम सेक्शन 1 को समझेंगे। सेक्शन 1 क्या कहती है? टोटल चैप्टरों में डिवाइड कर दिया गया है इसको। पहले हम प्रारंभिक की बात करेंगे। प्रारंभिक मतलब चैप्टर स्टार्ट होंगे अभी, अब प्रारंभ की बात करेंगे। सबसे पहले सेक्शन 1 की बात करेंगे। सेक्शन 1 मतलब जो प्रारंभ वाला है हमारा, सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 8 तक दिया गया है। सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 8 तक दिया गया है, जिसमें से सेक्शन 2 जो है वो हम एक अलग से क्लास में समझेंगे। तो सेक्शन 2 में टोटल परिभाषाएं दी गई हैं, जिसमें डिक्रीदार कौन होता है, डिक्री क्या होती है, अंतर्वर्ती लाभ क्या होते हैं, मतलब और सब चीज उसमें सदोष लाभ, सदोष हानि, ये सब चीज उसमें डिस्क्राइब की गई है। तो उसको हम एक सेपरेट क्लास में समझेंगे। आज हम समझेंगे केवल सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 8 तक। तो सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 8 तक समझने के लिए इस YouTube चैनल पे आपको इस स्पीड में पढ़ाने वाली वीडियो के अलावा और कोई सी वीडियो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने कई सारी वीडियो देखी है जिसमें लेंथी पार्ट समझाया गया है, जबकि इस सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 8 तक कोई ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। केवल प्री में पूछा जाता है, मेंस में ये पॉइंट नहीं पूछा जाता, यहाँ से कोई भी पॉइंट नहीं उठाया जाता। केवल प्री से ये उठाया जाता है कि ये कब से प्रारंभ में आता है। तो सेक्शन 1 ही ये क्लियर कर देती है सारी क्या, और एक तरह का टाइटल वाइज उसको आप रट लें सेक्शन 1 से लेके 8 तक, जिससे आपके प्री का क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम सेक्शन 1 की बात करेंगे। सेक्शन 1 क्या कहता है? सेक्शन 1 कहता है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ के बारे में। अब सेक्शन 1 जो कहता है संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ के बारे में, तो संक्षिप्त नाम क्या है इसका? संक्षिप्त नाम सिविल प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रोसीजर कोड 1908। अगर हिंदी में देखेंगे तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। ठीक है, तो ये इसका नाम हो गया, ये इसका संक्षिप्त नाम है। पहले में संक्षिप्त नाम, एक तो इसका संक्षिप्त नाम मिलेगा आपको और एक क्या मिलेगा, इसका प्रारंभ। तो बैलेट उठा लो और प्रारंभ इसमें दिया गया है 1 जनवरी 1908 को क्या होता है इसका प्रारंभ। और सेकंड क्लॉज में आपको दे दिया गया है, इसके सेकंड क्लॉज में इसका प्रारंभ दे दिया गया है कि 1 जनवरी के प्रथम दिन को ये लागू होता है। 1909 को प्रवर्त में आता है। 1908 और 1909 क्या है इसमें? अगर मैं ऐतिहासिक पहलू की बात करूं तो ऐतिहासिक पहलू ये है इसका कि 1908 से 1909, तो 1908 के जो लास्ट के दिन होते हैं, लास्ट के मंथ होते हैं, दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, इस बीच इसको फ्रेम किया गया था। जब ये लागू हुआ, प्रवर्त हुआ, तब जनवरी थी। तो जैसे ही लागू मतलब 1 जनवरी आती है तो 1909 स्टार्ट हो जाती है और ये लागू हो जाता है, इसलिए ये 1909 हो गया है। प्रवर्त होना। अब मैं तीसरे क्लॉज की बात करूं। तीसरे क्लॉज में महत्वपूर्ण बात यह है कि तीसरे क्लॉज में इसमें दिया गया है अपवादित दशाओं के बारे में। कुछ अपवादित दशाएं दी गई हैं इसमें। इस अपवादित दशाओं को ध्यान से लिखें और इसको अंडरलाइन कर लें। आप अंडरलाइन कर देंगे तो एक तरह का आपके दिमाग में फ्रेम हो जाता है वो चीज। और चाहे तो एक पर्ची टाइप की अपने बैलेट पे लगाते चलें और रेड पेन से अंडरलाइन करें इसको। रेड पेन से इसमें अंडरलाइन करें। अगर आप इस क्लॉज में देखें तो क्लॉज में क्या लिखा है? क्लॉज में क्या लिखा है? क्लॉज में पढ़ते हैं पहले। क्लॉज में ये लिखा है कि इसका विस्तार। अब इसमें इसका विस्तार, जिसमें ए, उसका खंड ए जो है, खंड ए में क्या है? खंड ए में दिया गया है स्टार बने होंगे। अगर आपका अमेंडमेंट वाला है, नया एक्ट है, तो इसमें स्टार बने होंगे। स्टार का मतलब यह है कि 30 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर जो था, अब इसमें लिखा था कि जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा। और इसमें दिया गया था कि जो नीचे दूसरा खंड दिया गया उसमें लिखा है नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण भारत पर लागू होता है। मतलब यही इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर पर ये लागू नहीं होता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को ये लागू हो गया। जैसे आपने देखा होगा 370 हटी थी, तो 370 के हटने से ही ये जितने भी एक्ट थे वो लागू हो गए थे। तो 31 जनवरी 2019 से
31 अक्टूबर 2019 से ये लागू हो गए हैं पूरे भारत पर। तो इसमें आप ये अंडरलाइन करें कि एक तो ये क्लॉज हट गया, तो 31 अक्टूबर 2019 याद रखें कि जहां से ये पूरे भारत पर लागू है। अब नागालैंड और जनजातीय क्षेत्र को छोड़ दें, केवल नागालैंड और जनजातीय क्षेत्र को छोड़कर जो पूरे भारत पर लागू होता है, मेन प्री का क्वेश्चन यही बनता है कि ये कहाँ लागू नहीं होता है। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ए में दिया जाएगा होल ऑफ इंडिया पर, और दूसरे में दिया गया जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत पर, और तीसरे क्लॉज में दिया गया है कि नागालैंड और जनजातीय क्षेत्र पर लागू होगा, और तीसरा चौथा दिया गया है कि ये पूरे भारत पर लागू होगा। नन ऑफ दिस ऐसा ऑप्शन दिया गया। और क्वेश्चन ये आता है कि ये कहाँ लागू नहीं होगा, तो कहाँ लागू नहीं होगा, जनजातीय क्षेत्रों और नागालैंड पर। नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर पूरे होल ऑफ इंडिया पर लागू होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है सेक्शन 1 से। बाकी सेक्शन 2 में परिभाषाएं दी गई है, तो सेक्शन 2 को हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर समझेंगे। सेक्शन 3 दी गई है न्यायालयों की अधीनस्थता। न्यायालयों की अधीनस्थता, अब न्यायालयों की अधीनस्थता से आपको क्या समझ में आता है? न्यायालयों की अधीनस्थता से मतलब ये है कि हाई कोर्ट के अधीन क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधीन सारे निचले न्यायालय। तो जितने भी लघुवाद न्यायालय होते हैं वो सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के निचले हो जाएंगे। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि हाई कोर्ट जो है उसके नीचे क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे आता है सबरे निचले कोर्ट, निचले न्यायालय। अब क्वेश्चन ये आता है प्री में कि निचले कोर्ट क्या हाई कोर्ट के अधीन है? तो इसमें आपका आंसर होगा हाँ, हाई कोर्ट के भी नीचे माने जाते हैं सबको। ये ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे माने जाते हैं, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों के नीचे माने जाते हैं। ये है बस इसकी अधीनस्थता। तो न्यायालयों की अधीनस्थता से बस यही तात्पर्य है कि हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और हाई कोर्ट व डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे सारे निचले कोर्ट है, ध्यान रखें। और चौथा ऑप्शन दिया गया व्यावृत्ति के बारे में। व्यावृत्ति मतलब ये कुछ चीजों को, कुछ प्रोविजंस को सेविंग्स भी करता है, उनकी सेव भी करता है। ऐसा नहीं कि उसको प्रभावित करेगा, उसको सेव भी करने की कोशिश करता है। ठीक है। उसके बाद इसमें दिया गया सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 5 कहता है संहिता का राजस्व न्यायालयों को लागू होना। तो आप जब MPLRC पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, हर एक स्टेट की हर एक उसकी एक भू राजस्व संहिता होती है, मतलब एक रेवेन्यू कोड होता है जिसके द्वारा जिसे किसी भूमि पर अगर कृषि कोई लैंड है, कृषि कोई लैंड है, तो उस कृषि भूमि पर जो राजस्व प्राप्त किया जाता है, यानी उस टैक्स को प्राप्त करने के लिए एक एक्ट बताया गया है कि उस पर टैक्स कैसे वसूल किया जाएगा, उसके बारे में क्लॉज दिया गया है। तो अगर इसमें देखें अब मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता आती है। अब मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता शायद 1959 की है, क्या है? की है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959। क्या है? पूरे क्या कहते हैं, हाँ, राजस्व पर लागू होता है। तो ये सेक्शन बताती है कि जे एक्ट उन पर भी लागू होता है, और उस एक्ट में दिया गया है कि उस जे जो MPLRC है वो CPC पे भी लागू होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि CPC उस पर भी लागू होती है, राजस्व पर। ठीक है, राजस्व न्यायालयों को भी लागू होती है। उसके बाद आते हैं अपन सेक्शन 6 पर। सेक्शन 6 में दिया गया धन संबंधी अधिकारिता। अब धन संबंधी अधिकारिता की बात करें तो जो अधिकारिता होती है हम 2 तरीके से देख सकते हैं। पहला तरीका ये होता है जहां भूमि स्थित है, क्या है, जहां भूमि स्थित है, और दूसरा तरीका होता है जहां धन संबंधी अधिकारिता। धन संबंधी अधिकारिता का मतलब यह है कि उस प्रॉपर्टी पर या किसी व्यक्ति को आपने कोई धन दिया है, उस धन की वसूली के लिए आपने कोई वाद लगाया है, तो उस धन के हिसाब से देखा जाएगा कि वो केस किस न्यायालय के अंदर जाएगा, किस न्यायालय के अधिकारिता के अंतर्गत आता है। तो ये धन संबंधी अधिकारिता होती है। तो ध्यान रखें, अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है कि ये किस अधिकारिता के अंतर्गत आएगा, तो सबसे पहले अगर प्रॉपर्टी का केस है तो वो प्रॉपर्टी किसके अधीन आती है, वो प्रॉपर्टी किस न्यायालय के अधीन आएगी। तो एरिया के हिसाब से सब बटे हुए होते हैं न्यायालय।
उसमें वहां पहुंचता है वो केस। ठीक है, फिर उधर देखा जाता है कि धन संबंधी अधिकार था, वहां धन कितना बन रहा है, धन वसूलनीय बाद है तो वहां कितना है, मतलब एक तरीके से उसको मनी रिकवरी सूट कहते हैं इंग्लिश में, मनी रिकवरी सूट अपन दाखिल करते हैं तो मनी के हिसाब से देखा जाता है कि मनी का अमाउंट कितना है उस हिसाब से। ठीक है, तो ये था सेक्शन, कौन सा सेक्शन था ये, सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 6। अब इसमें धन संबंधी अधिकारिता में 3 चीजें दी गई हैं। अब इसमें 3 चीजें दी गई हैं धन संबंधी अधिकारिता में। आप बैरेक्ट उठाएं और बैरेक्ट में खोलें सेक्शन नंबर 5 नहीं 6। अब 6 में आप धन संबंधी अधिकारिता में देखेंगे तो धन संबंधी अधिकारिता 3 प्रकार की होती है। कैसे कैसे 3 प्रकार की हो सकती है, एक तो टेरिटोरियल अधिकार जुरिडिक्शन होती है, टेरिटोरियल क्षेत्र अधिकारित्व, जैसे सेक्शन 16 और सेक्शन 18। सेक्शन 16 और सेक्शन 18 देखते जाए भाई, जल्दी देखोगे आप उतना सही रहेगा। सेक्शन 16 और सेक्शन 18। सेक्शन 16 का टाइटल कहता है वादों का वाद संस्कृति है ना, जहां विषय वस्तु स्थित है, प्रॉपर्टी स्थित है। और सेक्शन 17 कहती है विभिन्न न्यायालय की अधिकारिता के भीतर स्थित संपत्ति के लिए बात। तो विभिन्न अधिकारिता के अंतर्गत वह न्यायालय विषय वस्तु स्थित है, विभिन्न न्यायालय में उसकी अधिकारिता आ रही है, तो जहां उसकी अधिकारिता आ रही है तो किसी भी न्यायालय में आप दावा लगा सकते हैं, डजंट मैटर। तो वो है, तो धन संबंधी अधिकारिता इसमें दी गई। तो अधिकारिता 3 प्रकार से, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन हो गई जिसमें सेक्शन 16 और सेक्शन 80 पे आप देखेंगे लिंक करके। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन। सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन मतलब सब्जेक्ट मैटर के आधार पर देखा जाता है। और उसके बाद आप बात करें पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन, इसको धन संबंधी अधिकारिता को कहते हैं पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन। तो पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन दिया गया सेक्शन 6 और सेक्शन 50 में। सेक्शन 50 को खोलें, सेक्शन 15 खोलें। सेक्शन 15 में क्या है, आप खोलेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप खोलें, सेक्शन को खोलें, सेक्शन 15 खोलें। जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। सेक्शन 15 कहता है वह न्यायालय जिसमें वाद संसित किया जाए, हर वाद उस नियंत्रण सारी के न्यायालय में संसित किया जाएगा जो उसका विचार करने के लिए सक्षम है। तो बस आप एक दिमाग में क्लियर कट बना लें, अधिकारिता 3 प्रकार से देखी जा सकती है, जिसमें ज्यादातर यही चलती है। एक तो पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन, धन संबंधी अधिकारिता, जितना धन वसूलने के लिए वाद लगाया गया है कहीं भी लगा सकते हैं आप। सबसे पहले तो ये भी देखा जाता है कि कहीं वाद लगाया आपने निचले कोर्ट में लगाता है, निचले कोर्ट में लगाया जाता है जो इसके लिए उस वाद को झेलने के लिए सक्षम है, तो वहां लगा जाता है। बस बात सीधे आप जाएंगे कोर्ट के अंदर और आप रजिस्टर्ड करेंगे वाद, तो किसी भी आप तो क्लर्क के सामने रजिस्टर्ड करेंगे, क्लर्क ही आपको क्लियर कर देता है, क्लियर कर बता देता है कि कहाँ क्या कैसा लगना है, सब चीज अपने आप मैनेज हो जाती है, ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, ज्यादा क्लियर रहता है। ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन नंबर, आपने सेक्शन नंबर 6 तक समझ लिया। अब सेक्शन नंबर 7 की बात करते हैं। सेक्शन नंबर 7 क्या बात करता है, सेक्शन नंबर 7 बात करता है प्रांतीय लघुवाद न्यायालय। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल ये ध्यान रख लें कि सेक्शन 7 का टाइटल क्या है। सेक्शन 7 का टाइटल क्या है, प्रांतीय लघुवाद न्यायालय। इसके लिए ऑर्डर कौन सा पढ़ा जाना है, ऑर्डर नंबर 15, कौन सा 50, आदेश 50, इससे लिंक करके आपको पढ़ना है प्रांतीय लघुवाद न्यायालय। डजंट मैटर इसके अंदर क्या दिया गया, कोई इंपोर्टेंट नहीं है। प्री की पॉइंट ऑफ व्यू से केवल मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है इसका टाइटल। सेक्शन नंबर 7 में क्या दिया गया, प्रांतीय लघुवाद न्यायालय, ऑर्डर 15। उसके बाद जो दिया गया सेक्शन नंबर 8, सेक्शन नंबर 8 प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय, आदेश नंबर 51। डजंट मैटर किसके अंदर क्या दिया गया है, कुछ मतलब नहीं है, केवल पॉइंट ऑफ व्यू है इसका। आप टाइटल वाइज पढ़ लें, किसी बात पर विश्वास ना करें, आप केवल इसका टाइटल याद कर लें और कुछ ना याद करें, क्योंकि आपको इतना ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। जब आप बन जाओगे, अपने पद पर बैठ जाओगे, उसके बाद आप अपने मन से जो भी कुछ है पढ़ना। अभी केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, आप अगर उसके हिसाब से पढ़ेंगे, ज्ञानी बनने के हिसाब से, तो ज्ञानी ही बनते चले जाएंगे। आप केवल एक ही चीज पढ़ें कि इसका टाइटल क्या दिया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, क्लियर। डजंट मैटर आप कुछ नहीं पढ़े, इसके अंदर क्या कुछ है, केवल टाइटल वाइज याद करें 1 से लेके 8 तक। सेक्शन नंबर 2 को मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा,
उसको आप देख लें। सेक्शन नंबर 1 से लेके 8 तक आप पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 1 से लेके 8 तक आप पढ़ लें, टाइटल वाइज रट रहे हैं, और केवल ये देख लें कि सेक्शन 1 का टाइटल क्या कहता है, इसका क्या कहता है, इसका क्या कहता है, थोड़ा थोड़ा इसके अंदर देख लें। बाकी सेक्शन नंबर 7 और 8 के केवल टाइटल पढ़ना है, ऑर्डर्स में 50-51 खत्म। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच गाइस।